एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। बच्चों इससे पहले हम लोग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट मीन्स r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान पाई एम जेडी स्क्वायर, और साथ में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट v इक्वल टू जेडी स्क्वायर अपान 2nh एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम लोगों को देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और ये किसी न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर z है, मतलब उस पर चार्ज प्लस जेडी है न्यूक्लियस पे, उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के इफेक्ट में है, तो जब जो चार्ज पास पास रखे होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसका मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो यहाँ से फिर हम टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे और वो एनर्जी निकालने के बाद हम बताएंगे आपको कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, ये मेन हम लोगों को फाइंड करना है। तो बच्चों अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है तो आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यानी कि हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करेंगे, फिर हम टोटल एनर्जी को डिराइव करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है, मैंने बोला आपको कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। कौन दे रहा होगा सेंट्रीपिटल? तो ये न्यूक्लियस से जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसका मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है, कूलाम्स लॉ से कितना होता है अट्रैक्शन फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि जेडी इंटू ई अपान आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपान आर। बच्चों अगर आप r से एक r को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर। बच्चों अगर इस इक्वेशन में आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1/2 mv स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? ये क्या दिख रहा है हमको? अरे ये तो दिख रही काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 1/8, देखो 4 टू जा 8 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, अभी आगे चल के हम आर की वैल्यू पुट करके भी फार्मूला डिराइव करेंगे। अभी एक नॉर्मल फार्मूला ऐसे हम लोगों ने निकाल दिया। अब बच्चों हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे बच्चों? आपको पता है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है, जैसे ये है, एक ये चार्ज Q1 है और एक ये चार्ज Q2 है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। तो इनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है। उस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r। सेम इसी तरीके से एक चार्ज ये हो गया Q1, एक ये हो गया Q2। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस का, माइनस ही है ना। और इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? r। तो सेम यही फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन की? ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू कितनी है? जेडी, वो भी कैसा? पॉजिटिव। Q2 तो क्या आएगा? माइनस ई अपान में r। जब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपान आर, वो भी कैसा? माइनस में। ये वैल्यू किस में आएगी बच्चों? माइनस में आएगी। मतलब इसको हम लिख सकते हैं u बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमको क्या करना है? हमको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी भाई? है टोटल एनर्जी। तो बच्चों टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे?
भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कर लो बच्चों। तो E बराबर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर प्लस 1 ये देखो क्या आया है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जो है जैसा वैसे ही रख देंगे यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ रख देंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, आप समझ चुके हैं उस चीज़ को। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर, ठीक है, ये माइनस का, जब यहाँ रखोगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो आपको एक तो कंक्लूजन यहाँ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आधी। इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी की निगेटिव वैल्यू के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें अगर माइनस लगा दिए तो ये आ जाएगी। तो कुल मिला के टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से हाफ है, कि यहाँ पे जैसे टोटल एनर्जी का हमने फार्मूला निकाला था 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान पाई एम जेडी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी स्क्वायर अपान आर। आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान में आएगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा पाई एम जेडी स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए बच्चों पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहां से ई की वैल्यू क्या बचेगी हमको, तो यहां से बच्चों ई की वैल्यू हमारे पास बचेगी, क्या बच रही देखो, तो ये बच रहा है माइनस का जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो बच्चों क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस ई की पावर 4 एम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर अलग कर दो। अब बच्चों अगर यहाँ पे एच सी से मल्टीप्लाई और एच सी से डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फार्मूला जो पूरा है यानी कि ई की पावर 4 एम अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब सी, इसकी वैल्यू जो होती है वो आर बन जाती है। यहाँ पे आर को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। आर की वैल्यू आती है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ये इसकी पर मीटर इसकी यूनिट है, ये आर की वैल्यू आ जाती है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। यानी कि अब टोटल एनर्जी के फार्मूले को आप आर के टर्म में यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। जब आर की वैल्यू इस इक्वेशन में लिख दोगे तो ई का फार्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ लिख देते हैं, अभी हम दूसरा पेज यूज करेंगे, मतलब दोबारा इसको मिटा के लिखेंगे तब उसमें आप पढ़िएगा। तो ई की आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा, देखो ई बराबर बनेगा माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये मेन फार्मूला होता है एनर्जी का, माइनस आर एस सी जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अब इसी आर एस सी के टर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू निकालेंगे। पहले तो इस वैल्यू को फटाफट सब नोट कर लीजिए बच्चों। इसका मतलब टोटल एनर्जी हो जाती है माइनस आर एस सी जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो बच्चों अगर कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो अभी हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का निगेटिव वैल्यू, यानी कि के ई बराबर यहां से आ जाएगा प्लस का आर एच सी जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर।
अगर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो वो क्या निकलेगी, तो U बराबर आ जाएगी यहाँ से टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U बराबर आ जाएगा 2 इंटू RHc/n², वो भी कैसा, माइनस में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि RHc की वैल्यू क्या होती है, तो RHc की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई R की वैल्यू, H की वैल्यू, C की वैल्यू। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 1.09 × 10⁷, H की 6.6 × 10⁻34 और C की 3 × 10⁸। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो RHc की वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों टोटल एनर्जी का एक ये भी फार्मूला आ सकता है, क्या आ सकता है, माइनस का 13.6 Z²/n²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक ये भी आ सकता है 13.6 Z²/n²। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो सकता है -2 इंटू 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोगों ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट फाइंड कर लिया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी क्या वेवलेंथ हो जाती है, कैसे निकलती है, और बोहर्स एनर्जी के, बोहर्स थ्योरी के, बोहर्स पोस्टुलेट के क्या ड्रॉबैक हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -RHc/n² इंटू Z², ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी है। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कीजिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों Z कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन नंबर का, हाइड्रोजन एटम का 1 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा तो इस समय जो एनर्जी आएगी nth ऑर्बिट में वो क्या आएगी, माइनस का RHc/n², ठीक है। या हम कह सकते हैं En = माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n², क्योंकि मैंने बताया था ना RHc की वैल्यू क्या होती है 13.6, तो वहां से हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई nth ऑर्बिट में। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी हो गई माइनस का 13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो निगेटिव आ रही है। इससे पता है क्या हो रहा है, आपको पता होगा जैसे कि अर्थ में, याद करो अर्थ पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसकी भी टोटल एनर्जी निगेटिव आती थी। इसका मतलब क्या था, वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव आने का मतलब है, चाहे वो हाइड्रोजन में हो या किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या आ रही है, निगेटिव। इससे पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंडेड है, बंधा हुआ है। उसको अगर उस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी निगेटिव वैल्यू है टोटल एनर्जी की, इतनी ही अगर पॉजिटिव में दे दी जाए, प्लस में इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए उसको, काइनेटिक एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा। इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। याद कीजिए, जैसे एस्केप एनर्जी पढ़ाई गई, जैसे कोई बॉडी है वो अर्थ से अगर बाहर भेजनी तो क्या करना पड़ता था, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उस निगेटिव में, उतनी ही उसको प्लस की एनर्जी देनी पड़ती थी। क्यों, जब टोटल एनर्जी 0 हो जाती तो बॉडी कहाँ चली जाती थी, इनफाइनाइट पे। वैसे ही यहाँ पे बच्चों ये माना जाता है इलेक्ट्रॉन में जब उसका n इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस समय टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के बाहर भेजना है तो उसको जितनी उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव में है इतनी ही प्लस में वैल्यू उसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तब वो आयनाइज होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब वो एटम आयनाइज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं पहले तो हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम समझ चुके हैं कि एनर्जी का फार्मूला ये है। अब हम बात करते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट
तो भाई पहले ऑर्बिट में क्या होगा बच्चों बताओ, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो एनर्जी कितनी आएगी, देखो n की जगह 1 रख दो, तो E1 इज इक्वल टू -13.6 अपान 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये आ गया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमसे कोई पूछ दे फॉर सेकंड ऑर्बिट क्या आएगा, तो बच्चों सेकंड ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब एनर्जी ये क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी सोचिए। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए E2 बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में n स्क्वायर, तो n की जगह कितना आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर, तो जब ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, जब 4 से डिवाइड करोगे तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बच्चों E2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम में वो कितनी होगी, वो हो जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यहाँ पे बच्चों हम थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हम अगर ध्यान दें तो n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा भाई, 3 रखना पड़ेगा इस फार्मूले में। हम यहाँ सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 रखोगे तो क्या आएगा बच्चों, E3 इज इक्वल टू माइनस RSC यानी कि 13.6, ठीक है, अपान में n स्क्वायर, तो n की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों हम देखेंगे कि n इक्वल टू 4 रखेंगे, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा भाई, n इक्वल टू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 4। जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे E4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी माइनस का 13.6 अपान में 4 का स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधी सी बात है E4 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू हमने पुट की है, तभी आंसर क्या आएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों अगर हम फिफ्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 5 आ जाता है। तब यही फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे n की जगह 5 रख दीजिए, तो E5 इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपान में 5 का स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा E5 की वैल्यू माइनस का 0.544 माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर आप सिक्स्थ ऑर्बिट की बात करते हो, छठे ऑर्बिट की बात करते हो, तो सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगा, फॉर सिक्स्थ ऑर्बिट बच्चों n की जगह 6 रख दो, तो यही फार्मूला आप क्या बन जाएगा, देखो E6 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपान में 6 का स्क्वायर EV, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.3777, जब तक मनो लिखते रहना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतने 7 ना लिख के इसको 0.378 कर लो, तो इतनी ये E6 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि जो हम लोगों ने एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की निकाल दी है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखो पहले से दूसरे ऑर्बिट के बीच एनर्जी का गैप ज़्यादा है, यहाँ 13.6, यहाँ पे 3.4, यानी कि ओवरऑल डिफरेंस देखोगे तो लगभग 10 के आसपास का। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस पहले से दूसरे के बीच में 10 का। उसके बाद देखो 3.4 से 1.5 को अगर देखोगे तो डिफरेंस कितना बचेगा, ये अप्रॉक्स 1.8 के आसपास कुछ बचेगा। अगर अब यहाँ से इसको देखोगे तो ये डिफरेंस कितना बचा, तो बच्चों 0.7 के आसपास ही बच रहा है। इसके नीचे देखोगे तो ये कितना बचेगा, ये तो 0.3 के आसपास बच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये माइनस यहाँ लगा देना, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट नीचे करते जा मतलब बढ़ाते जा रहे हो,
उतना एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि जब अभी हम एनर्जी बैंड ड्रॉ करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 2 के बीच में ज़्यादा गैप होता है एनर्जी का, 2 से 3 के बीच कम गैप होता है, 3 से 4 के बीच और कम गैप होता है, फिर और कम होता है। इस तरीके से ये चलता रहता है। तो चलिए बच्चों, इसको पहले सारी एनर्जीज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। फटाफट नोट कीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी हाइड्रोजन एटम में है वो क्या होगी, तो ये हम लोगों ने वैल्यू पीछे कैलकुलेट कर ली। अब अगर इसके एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? पहले ये n=1 वाला एनर्जी लेवल का डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब ये n=1 के लिए है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी भाई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया n=1 की एनर्जी। ठीक है। अब अगर n=2 का देखना है तो गैप कितना है इसके बीच में? अप्रॉक्स 10 के आसपास। तो गैप ज़्यादा बनेगा, सीधी सी बात है। n=2 का ये होगा। इसमें एनर्जी कितनी होगी? तो ये होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E2 हो गया। अब अगर हम n=3 को देखेंगे तो एनर्जी का गैप थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ये n=3 के लिए आ गया। ये कितना आएगा? E3। ये कितना हो गया? तो ये आया था हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n=4 के लिए ये गैप और कम करेंगे। ये n=4 के लिए आ जाएगा। ये E4 आ गया। ये आ गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे n=5 के लिए तो ये गैप और कम हो जाएगा। E5 देखो गैप कम होता जा रहा है और ये आ गया हमारे पास 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब n=6 का और पास आ जाएगा। ये कितना आएगा? E6 ये आ जाएगा 0.377 या 378 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फिर और हम ऊपर बना सकते हैं। और एनर्जी गैप क्या होंगे बच्चों? और पास बनेंगे, और 7 वाला और करीब बनेगा, 8 वाला, फिर इतने पास बनेंगे ना, बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। आखिरी वाला n=∞ का हो जाएगा। n=∞ पहुंचने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गया। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों दिख रहा होगा कि जो बोहर जी का जो थ्योरी थी, जो उन्होंने एक बताया था, उन्होंने कहा था कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन? वो रिलीज करेगा इनके डिफरेंस के बराबर। इनका डिफरेंस ले लेंगे, जो भी आ जाएगा लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस, ऐसा हो जाएगा। अब उसी की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से आता है और कहाँ आता है बच्चों? N1 में। ठीक है। N2 हाई एनर्जी लेवल है और N1 लो एनर्जी लेवल है। तो अगर आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये हम सोचते हैं। तो N2 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी भाई? तो ये होगी माइनस का, इसी फार्मूला में देख लो तो क्या आता था, देखो हमारे पास RHC वाला फार्मूला कहाँ था? RHC/N²। तो ये यूज कर लेंगे, माइनस का RHC/N2²। जब चाहेंगे RHC की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है। और हम हाइड्रोजन एटम की ही अभी बात कर रहे हैं, पूरी ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है। फिर N1 में कितनी एनर्जी होगी टोटल, ये सोच लो। तो N1 में टोटल एनर्जी होगी माइनस का RHC/N1²। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो भाई बोहर मॉडल के हिसाब से कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इनके डिफरेंस के बराबर, मतलब En2 माइनस En1, ये रिलीज एनर्जी आ जाएगी। और ये किस फॉर्म में आती है? ये आती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो Sc/λ। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? इस फार्मूले में En2 और En1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बचेगा? देखो माइनस RHC
अपान N2 स्क्वायर माइनस का RSC अपान N1 स्क्वायर और इज इक्वल टू SC अपान लैम्डा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। RSC कॉमन मिल जाएगा तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर और ये बराबर किसके हो जाएगा, SC अपान लैम्डा के। ठीक है, यहाँ से बच्चों SC से SC की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू आ गया R ब्रैकेट में 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। दिस इज द वेवलेंथ of the radiation emitted by the electron when it comes from N2 energy level to N1 energy level। जब कोई इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से N1 में आता है तो कितनी वेवलेंथ की लाइट निकालता है, ये वो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इसको पहले आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं बच्चों।